नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान ट्री यूट्यूब चैनल के एमसीक्यूज़ में। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में इंडियन इकोनॉमिक्स की, भारतीय अर्थव्यवस्था की। इसके जो एमसीक्यूज़ हैं ये आपके यूपीएससी, पीसीएस एग्जाम राज्यों के, एसआई, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी तथा सी और डी एग्जाम में ऐसे पूछे जाते हैं। आपने एसएससी, सीपीओ, एसआई एग्जाम में देखा होगा इकोनॉमिक्स भारी मात्रा में पूछा जाता है। एसएससी सीजीएल में इसके काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं, उन पर हम आज चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न है हमारे सामने कि नौकलिहाई झरना किस प्रदेश में है। नौकलिहाई झरना किस प्रदेश में है? पहला ऑप्शन है ए केरल, बी असम, सी मणिपुर और डी मेघालय। तो कहाँ है? मेघालय में है। नौकलिहाई झरना मेघालय के चेरापूंजी में है। कहाँ है? तो चेरापूंजी में है। यह 1115 फीट की ऊंचाई पर है। कितना है? 1115 फीट की ऊंचाई पर है। केरल में सबरीमाला के लिए समर्पित एक प्रसिद्ध जगह है। सबरीमाला डैश के लिए प्रसिद्ध जगह है। ऑप्शन ए है अयनार, अयप्पन, मुथुप्पन या कोटिलिंगेश्वर। तो याद रखेंगे ये अयप्पन के लिए प्रसिद्ध है। निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है? ऑप्शन ए है रसीला गुजरात, बीथी आंध्र प्रदेश, कृष्णवट्टम केरल और विदेशिया उत्तराखंड। ये नृत्य दिए गए हैं, कौन सा सही नहीं है? तो रसीला गुजरात सही है, बीथी आंध्र प्रदेश सही है, कृष्णवट्टम केरल सही है और विदेशिया उत्तराखंड ये गलत है। ये विदेशिया जो है बिहार का नृत्य है, उत्तराखंड का नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा हिंदी में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है? ऑप्शन ए है आचार्य तुलसी सम्मान, बी व्यास सम्मान, सी सरस्वती सम्मान या डी राजहर्ष सम्मान। कौन सा इसमें सही होगा? तो इसमें है व्यास सम्मान। व्यास सम्मान ऑप्शन बी सही है। व्यास सम्मान के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा हिंदी के श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है। आप हमारे इन प्रश्नों के उत्तर कमेंट बॉक्स में देते रहें और हमारे पीडीएफ प्राप्त करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है टेलीग्राम चैनल का, आप उससे जुड़ जाएं और वहां से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। हाल ही में अनुमोदित आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण मिशन में निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं सम्मिलित हुई? ऑप्शन ए है राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना, राष्ट्रीय जीवन बीमा योजना या ए और बी दोनों। तो सही होगा हमारा कौन सा? डी ऑप्शन, ए और बी दोनों। इसके तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना और वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना दोनों सम्मिलित हैं। हेडलाइन मुद्रास्फीति को मापने के लिए निम्नलिखित सूचकांकों में से कौन सा माना जाता है? ऑप्शन ए है जीडीपी डिफॉल्टेटर, सीपीआई एल अपन आरएल, सीपीआई आईडब्ल्यू या डब्ल्यूपीआई। कौन सा इसमें सही होगा? तो जो सही है यहाँ वो हमारा ऑप्शन डी सही है, डब्ल्यूपीआई, जिसे कहते हैं होल सेल प्राइस इंडेक्स थोक मूल्य सूचकांक डब्ल्यूपीआई। निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। पहला है संकेतक योजना मिश्रित अर्थव्यवस्था की एक विशेषता है और दूसरा है परिप्रेक्ष्य योजना
समाजवादी देशों द्वारा उपयोग की जाती है, जहां योजना के प्रत्येक पहलू को राज्य द्वारा नियंत्रित किया जाता है। और इसके लिए कहा है, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? केवल पहला सत्य है, केवल दूसरा सत्य है, पहला और दूसरा दोनों है, या इनमें से कोई नहीं? यहाँ पर केवल पहला सही होगा। संकेतक योजना मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है। संकेतक योजना जो आमतौर पर विशिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने की व्यापक सिद्धांत निर्देशों को आगे बढ़ाती है, और संकेतक योजना लचीली होती है या मिश्रित अर्थव्यवस्था का भाग है। इसमें निजी क्षेत्र और सार्वजनिक प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों मौजूद होते हैं। निम्नलिखित को भारत की सबसे बड़ी आयातित फसलों के रूप में क्रमशः व्यवस्थित कीजिए। नंबर 1 है दाल, नंबर 2 लकड़ी और लकड़ी के पदार्थ, नंबर 3 है खाद्य सब्जी तेल। कौन सा इसमें क्रम सही होगा? ऑप्शन ए है 1 2 3, बी है 3 2 1, सी है 2 3 1, डी है 1 3 2। तो भारत में सर्वाधिक जो निर्यात होती हैं वो है खाद्य सब्जी तेल, लकड़ी के पदार्थ और दालें। तो भारत को दालों का सबसे बड़ा उत्पादक, आयातकर्ता और उपभोक्ता है भारत। इस देश दुनिया का सबसे बड़ा दाल का उत्पादक, आयातकर्ता और उपभोक्ता तीनों है। तो यहाँ हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी सही होगा, 3 2 1। भारत द्वारा सबसे ज्यादा निर्यात किए जाने वाला कृषि पदार्थ है। ऑप्शन ए चाय, बी कॉफी, सी बासमती चावल और डी दाल। कौन सा इसमें सही होगा? तो सही है, यहाँ से आप खुद जानते हैं कि बिहार, पश्चिम बंगाल राज्य सबसे ज़्यादा चावल के उत्पादक हैं। तो बासमती चावल द्वारा भारत सबसे ज़्यादा निर्यात किया जाने वाला कृषि पदार्थ है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? आप कथन ए है केंद्र सरकार, बी है राज्य सरकार। ऑप्शन है आपके पास केवल एक, केवल दो, एक और दो, और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ यह जान लें कि जो सार्वजनिक प्रणाली है वह दोनों के द्वारा चलाया जाता है, अर्थात सी सही होगा, एक और दो। वाणिज्यिक फसलों के लिए मूल्य संवर्धन संचालन को लागू करने के लिए केंद्रीय नोडल एजेंसी है NAFED नाफेड, NABARD नाबार्ड, TRIFED ट्राइफेड या FCI। तो याद रखें दोस्तों, जो इसमें सही होगा वो ऑप्शन ए सही होगा, नाफेड, जिसे कहते हैं नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। भारत के कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड की स्थापना जो हुई वो हुई थी 2 अक्टूबर सन 1958 को। इसकी स्थापना हुई किसकी? नाफेड की। ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि 2 अक्टूबर 1958 को नाफेड की स्थापना हुई। निम्नलिखित में से कौन सा सर SAR-FAESI अधिनियम के प्रावधान हैं जो बैंकों को अपनी गैर निष्पादित संपत्तियों NPA को कम करने में सक्षम बनाते हैं? हमारे सामने कथन है, सुरक्षित लेनदार बैंक वित्तीय संस्थान द्वारा सुरक्षा ब्याज का प्रवर्तन। 2 संपत्ति पुनर्निर्माण कर कंपनी को गैर निष्पादित संपत्तियों का स्थानांतरण जो तब उन संपत्तियों का निपटान करेगा और आय का एहसास करेगा। परिसंपत्तियों के सुरक्षा के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करना। और चौथा है भारत के क्रेडिट सूचना ब्यूरो CIBIL के तहत ग्राहकों के विश्वसनीय ट्रैक रिकॉर्ड बनाने में बैंकों की सहायता करना। तो इसमें कौन सा सही होगा? तो इसमें सी सही होगा, पहला, दूसरा और तीसरा। चौथा केवल नहीं है, बैंकों की सहायता करना। भारत में नोट छपाई की जगह निम्नलिखित में कहाँ है?
याद रखें दोस्तों, ये जितने भी प्रश्न हम आपको दे रहे हैं ये वो प्रश्न हैं जो विगत परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आगामी परीक्षा में आएंगे। इसलिए इन सारे प्रश्नों को आप यदि आंसर देने में सक्षम हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताते रहें। यदि नहीं भी जानते हैं तो इनको तैयार करने के लिए ज़रूर तैयार कर लें, क्योंकि परीक्षाओं में ये प्रश्न बार बार रिपीटेड होते रहते हैं। भारत में नोट छपाई की जगह निम्नलिखित में से कहाँ है? पहला है नासिक, होशंगाबाद, हैदराबाद, औरंगाबाद और देवास। ये हमारे 5 कथन हुए। ऑप्शन अब आपके सामने है, कौन सा इसमें सही होना चाहिए। तो जान लें, ये जो चौथा हमारे पास था, चौथा औरंगाबाद, इसको छोड़कर बाकी सभी जगह हमारे छपाई कारखाने हैं। तो हमारा कौन सा इसमें सही होगा? हमारा सही होगा बी, 1, 2, 3 और 5। मतलब नासिक, होशंगाबाद, हैदराबाद और देवास, ये हमारे छपाई कारखाने हैं। नेक्स्ट है व्यवहार्यत गैप फंडिंग योजना, जिसे VGF के नाम से जाना जाता है, के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला ऑप्शन आपके सामने है, VGF के तहत केंद्र सरकार सार्वजनिक निजी साझेदारी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP मोड में लागू होने वाली परियोजना को पूंजीगत लागत का 20% तक मिलती है। बी है, इस योजना को वित्त मंत्रालय द्वारा प्रशासित किया जाता है। सी है, VGF के लिए पात्र क्षेत्र बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य और शिक्षा हैं। VGF एक बल गुणक है जिसके सरकार अपने संसाधनों को अधिक प्रभावी ढंग से लाभ पहुंचाने में सक्षम बनाता है। दोस्तों, यहाँ पर जो ऑप्शन बड़ा होगा वो सही होगा, ये मानसिकता कभी भी ना रखें, क्योंकि यहाँ जो ऑप्शन आपका सही है वो है सी। इकोनॉमिक्स में ऐसे बहुत से प्रश्न आपको मिलते हैं जो कि बड़े बड़े लिखे जरूर होते हैं। तो VGF व्यवहार्यता गैप फंडिंग योजना जो है वो क्षेत्र के बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य और शिक्षा, बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य और शिक्षा पर बल देता है। उचित वस्तुओं पर लोगों को उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार को एक आवश्यक वस्तु के रूप में वस्तु घोषित करने के लिए आवश्यक वस्तुओं अधिनियम 1955 EC अधिनियम के तहत शक्तियां प्राप्त हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत कौन से माल आते हैं? UPSC में आ चुका प्रश्न है। नंबर 1 कागज, नंबर 2 हैंक यार्न, 3 उर्वरक, 4 पेट्रोलियम उत्पाद, 5 रुई और जूट के बीज। इन विकल्पों में से सही कौन सा है आपका जो दिए गए हैं? तो इनमें जो सही है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा सही है? सी। इसमें पहले को छोड़कर, मीन्स कागज को छोड़कर, बाकी ये चारों हमारे आते हैं, जिसमें हैंक यार्न, उर्वरक, पेट्रोलियम उत्पाद और जूट की सामग्रियां। सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS, सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS का मतलब आवर्तीय आधार पर उचित मूल्य दुकानों के नेटवर्क के माध्यम से बड़ी संख्या में लोगों को आवश्यक वस्तुओं का वितरण करना। PDS में मिलने वाली वस्तुएं कौन कौन सी हैं? 1 चावल, 2 गेहूं, 3 दाल, 4 चीनी, 5 केरोसिन। सही विकल्प को चुनें, कौन सा सही होगा? तो इसमें जो हमारा सही है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, 1, 2, 3 और 5। चावल, गेहूं, दाल और केरोसिन। चावल, गेहूं, दाल और केरोसिन। इसमें कौन सा एक बंदा हटा है? वो है हमारा जो आपका हटा वो चीनी। चीनी हमारे PDS में मिलने वाली वस्तु नहीं है। चीनी नहीं मिलती, चीनी को छोड़कर बाकी सब मिलते हैं। चलिए, इनमें से कौन सा मिलान सही है? निम्न में से कौन सा मिलान सही है? नंबर 1 है पीली क्रांति अंडा, सुनहरी क्रांति तिलहन
गोल क्रांति आलू, भूरी क्रांति उर्वरक। कौन सा मिलान इसमें सही है? तो इसमें केवल तीसरा और चौथा मिलान ही सही है। तीसरा और चौथा से तात्पर्य है हमारा गोल क्रांति आलू और भूरी क्रांति उर्वरक। पीली क्रांति अंडे से संबंधित नहीं होती, ये होती है सरसों और तेल आदि से। मुद्रा अवमूल्यन भुगतान घाटे के संतुलन को सही कर सकता है, क्योंकि ऑप्शन ए है, यह विदेशी मुद्रा में निर्यात की कीमत कम करता है और घरेलू मुद्रा में आयात की कीमत को बढ़ाता है। यह विदेशी मुद्रा में निर्यात की कीमत बढ़ाता है और घरेलू मुद्रा में आयात की कीमत कम करता है। यह विदेशी मुद्रा में निर्यात और आयात की कमी बढ़ाता है। यह घरेलू मुद्रा में निर्यात और आयात की कीमत कम करता है। तो इसमें जो सही ऑप्शन है हमारा, वो ऑप्शन है हमारा ए, कि यह विदेशी मुद्रा में निर्यात की कीमत कम करता है और घरेलू मुद्रा में आयात की कीमत को बढ़ाता है। नाबार्ड में भारत सरकार का कितना हिस्सा है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। चाहे आप आरबीआई एग्जाम दें, बैंक एग्जाम में भी पूछा जाता है। भारत सरकार का कितना हिस्सा है? ऑप्शन ए है 55%, बी है 51%, सी है 99% और डी है 75% तो इसमें जो सही है वो है हमारा 99%। 99% नाबार्ड में भारत सरकार का हिस्सा है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, जिसे नाबार्ड के नाम से जाना जाता है, इसकी स्थापना 1982 ईस्वी में हुई। आरबीआई ने अपने शेयर बेच दिए और अब इसमें भारत सरकार का 99% हिस्सा है। भारत सरकार का यह कृषि, एसएसआई और कॉटेज और गांव उद्योग के प्रचार के लिए क्रेडिट प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया। यह कृषि क्षेत्र में सर्वोच्च संस्थान है। भारत में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम कब पारित हुआ? ऑप्शन है आपके सामने, ए 2005, बी 2006, सी 2008 और डी 2011। कमेंट बॉक्स में जरूर बताते रहें कि यह कब लागू किया गया। तो याद रखें कि भारत में खाद्य सुरक्षा मानक के लिए जो पारित किया गया वो पारित किया गया 2006 में और लागू हुआ 2011। भारत के कुल बाहरी ऋण में अधिकतम हिस्सा किसका है? अधिकतम हिस्सा किसका है? ऑप्शन ए है दीर्घावधि उधार, मध्यावधि उधार, लघु अवधि उधार या अत्यंत दीर्घावधि उधार। जो भी हम बाहर से दूसरे देशों से ऋण लेते हैं वह दीर्घावधि उधार मतलब है आराम से देने वाला ऋण होता है। रिजर्व ट्रेंच स्थिति, आरटीपी, एक शब्द है जिसका निम्न में से किसके संदर्भ में किया जाता है? ऑप्शन ए है भारतीय रिजर्व बैंक, बी है फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका, सी है वर्ल्ड बैंक, डी है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF। तो याद रखेंगे यहाँ जो सही है वो हमारा IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष सही है। निम्नलिखित में से कौन सी योजना वर्ल्ड बैंक की सहायता से नहीं चल रही है? ऑप्शन ए है राष्ट्रीय वेक्टर बॉर्न रोग नियंत्रण और पोलियो उन्मूलन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका परियोजना, PMGSY ग्रामीण सड़क परियोजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना। जो वर्ल्ड बैंक की योजना से नहीं चल रही सहायता से वो दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर योजना, डी ऑप्शन सही है। राष्ट्रीय लघु बचत निधि निम्न में से किसका भाग है? ऑप्शन ए है आपका भारत का समेकित निधि, भारत का सार्वजनिक खाता, भारत की आकस्मिक निधि या प्रधानमंत्री राहत निधि। तो यहाँ जो सही है वो ऑप्शन बी सही है, भारत का सार्वजनिक खाता है जिसे लघु बचत निधि कहते हैं। भारत में कुल विदेशी ऋण में अधिकतम हिस्सा निम्नलिखित में से मुद्रा में किसका है? US डॉलर,
भारतीय रुपए, जापानी येन या यूरो। तो जो हमारा उधार है वो सब पूरा यूएस डॉलर में काउंट होता है, क्योंकि हम आईएमएफ या यूएनओ या डब्ल्यूएचओ जैसी संस्थाओं से पैसा प्राप्त कर रहे होते हैं। मनरेगा और एनआरएलएम जैसी प्रमुख योजनाओं की प्रमुख विशेषताओं में से एक यह है कि वह मांग संचालित हैं। एक मांग संचालित योजना की सुविधा विशेषता क्या है? प्रक्रिया समाज में जमीनी स्तर से प्रेरित है। नंबर 2, योजना अधिक केंद्रीकृत है। नंबर 3, कार्यान्वयन बड़े पैमाने पर केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। कौन सा इसमें सही होगा? केवल 1, 2, 3, 1, 2 या 1, 2, 3 तीनों? तो जान ले दोस्तों, इसमें तीनों सही होंगे। जो हमारे बताए गए कथन है कि योजना गरीबों को जमीनी संस्थाओं द्वारा नीचे संचालित किया जाता है, योजना अत्यधिक केंद्रीकृत होगी, और यह पीआरआई, एसएचजी जैसी संस्थाओं द्वारा संचालित होगी। राष्ट्रीय केसर मिशन किसकी उपयोजना के रूप में लॉन्च किया गया है? राष्ट्रीय खाद्य मिशन, राष्ट्रीय बागवानी मिशन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना या नेशनल कैश क्रॉप प्रोग्राम? जो इसमें सही है वो सी है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। निम्नलिखित में से क्या मुद्रास्फीति विरोधी उपाय नहीं है? ऑप्शन ए है बैंक रेट बढ़ाना, रिजर्व अनुपात आवश्यकताएं बढ़ाना, खुले बाजार सुरक्षाएं खरीदना, क्रेडिट का राशनिंग। कौन सा नहीं है? तो इसमें है खुले बाजार में सुरक्षाएं खरीदना। भारत में अप्रत्यक्ष कर सबसे ऊंचा प्राधिकरण कौन सा है? जो सबसे ऊंचा प्राधिकरण है वो है सीबीईसी, जिसे हम कहते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम, केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड। निम्नलिखित में से कौन सा डेटा मासिक रूप में जारी किया जाता है? कौन सा डेटा मासिक रूप में जारी किया जाता है? तो ये तीनों डब्ल्यूपीआई, सीपीआई और आईआईपी, ये तीनों जो हैं ये मासिक रूप में जारी किए जाते हैं। डब्ल्यूपीआई थोक मूल्य सूचकांक, जिसे होलसेल प्राइस इंडेक्स कहते हैं। सीपीआई जिसे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कहते हैं। आईआईपी जिसे औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में कौन सा अप्रत्यक्ष कर नहीं है? कौन सा अप्रत्यक्ष कर नहीं है? ऑप्शन ए है निगम कर, बी है एक्साइज ड्यूटी, सी है बिक्री कर और डी है सेवा कर। कौन सा अप्रत्यक्ष कर नहीं है? तो वो है हमारा ए ऑप्शन, निगम कर। अप्रत्यक्ष कर वे कर हैं जो सीधे जनता से न लेकर अन्य साधनों द्वारा लिए जाते हैं, जैसे बिक्री कर, सेवा कर, एक्साइज ड्यूटी आदि। प्रत्यक्ष कर कोड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? प्रत्यक्ष कर कोड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आयकर, सेवा कर, एक्साइज ड्यूटी या बिक्री कर? तो यह जो है आयकर से संबंधित है। प्रत्यक्ष कर वे होते हैं जो सीधे लोगों से लिए जाते हैं, उन्हें हम प्रत्यक्ष कर कहते हैं। निम्नलिखित में से क्या अदृश्य निर्यात उत्पन्न करता है? मछली, यातायात और यात्रा, आभूषण और डी है हथकरघा। जो अदृश्य निर्यात उत्पन्न करता है वो है यातायात और यात्रा। यातायात और यात्रा मतलब ऑप्शन बी सही। नेक्स्ट है विदेशी प्रत्यक्ष निवेश जिसे एफडीआई और विदेशी संस्थागत निवेश जिसे एफआईआई किस मामले में अलग हैं? ऑप्शन ए है एफडीआई पूंजी, प्रौद्योगिकी और प्रबंधन लाता है और एफआईआई केवल पूंजी लाता है। तो यही वाला ऑप्शन हमारा सही है, बिल्कुल एकदम सही है कि एफडीआई पूंजी, प्रौद्योगिकी और प्रबंधन लाता है, एफआईआई केवल पूंजी लाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा वित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 में निर्धारित नहीं किया गया? कौन सा? राजस्व घाटे का उन्मूलन, प्राथमिक घाटे का उन्मूलन, कुछ स्थितियों
को छोड़कर आरबीआई से केंद्र सरकार द्वारा गैर उधार लेना, सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में किसी वित्तीय वर्ष में सरकारी गारंटी को ठीक करना। तो जो यहाँ सही है वो है ऑप्शन सी, कि कुछ स्थितियों को छोड़कर आरबीआई से केंद्र सरकार द्वारा गैर उधार लेना। आमतौर पर आर्थिक विकास किसके साथ मिलकर होता है? मुद्रास्फीति, अतिस्फीति, अपस्फीति या मुद्रास्फीति जनित मंदी। एसएससी का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जा चुका है। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही होगा, इन्फ्लेशन, जिसे कहते हैं मुद्रास्फीति। निम्नलिखित में से क्या सही प्राथमिक घाटे को बताता है? राजस्व व्यय, राजस्व प्राप्तियां, आरबीआई के ट्रेजरी बिल और सरकार के बाजार उधार में इसके योगदान में होल्डिंग में शुद्ध वृद्धि का योग। सी है बजटीय घाटा प्लस सरकार बाजार उधार और देनदारियां। डी है वित्तीय घाटा ब्याज और भुगतान। तो जो हमारा सही ऑप्शन है वो डी है, वित्तीय घाटा ब्याज भुगतान। उद्यमी हेल्पलाइन किससे संबंधित है? उद्यमी हेल्पलाइन किससे संबंधित है? बड़ी पूंजी के उद्योग से, महिला उद्यमी, खेती प्रौद्योगिकी शुरू करने वाले किसान से, या डी है सूक्ष्म, छोटे और मध्यम आकार के उद्योग। आप स्वयं समझ सकते हैं कि एमएसएमई सूक्ष्म, छोटे और मध्यम आकार के उद्यम में ही हेल्पलाइन की आवश्यकता होती है। इसकी शुभारंभ जो हेल्पलाइन की गई वो 2010 में डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा की गई। राष्ट्रीय खाद्य अनाज प्रगति योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अनाज की नई बीज किस्मों का विकास, अनाज के बीज गांव खोलना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का आधुनिकीकरण, या उपरोक्त सभी। तो जो इसमें सही है वो है ऑप्शन सी, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का आधुनिकीकरण। निम्नलिखित करों पर ध्यान दीजिए। नंबर 1 सेवा कर, नंबर 2 सीए के कार्य पर कर, सीए में चार्टर अकाउंट के कार्य पर कर, निवेश पर कमाई गई ब्याज पर कर। निम्नलिखित में से अप्रत्यक्ष कर कौन से हैं? तो इसमें जो सही है वो केवल एक सही होगा, सेवा कर ही हमारा सीधा लिया जाने वाला कर होगा। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित हुआ? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कमेंट में जरूर बताएं। पहला है 1948, 1950, 1955 और 1975। तो जो इसे लागू किया गया वो 15 मार्च 1948 को लागू किया गया। यूपीएससी और पीसीएस आरओ जैसे एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन हमारा ए सही होगा, 1948। परिवार नियोजन बीमा योजना कब लॉन्च हुई? ऑप्शन ए 2004, 2005, 2007 या 2009। तो जो परिवार नियोजन बीमा योजना सन 2005 में लागू की गई। राष्ट्रीय विनिर्माण नीति के अनुसार राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण जोन का न्यूनतम क्षेत्रफल कितना होना चाहिए? 1000 हेक्टेयर, 2000 हेक्टेयर, 400 हेक्टेयर या 5000 हेक्टेयर। तो इसके तहत जो विनिर्माण राष्ट्रीय निवेश के लिए 5000 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता होती है। भारत में निम्नलिखित राशि को किसको संयंत्र और मशीनी निवेश को भारत में एक छोटी इकाई कहा जाता है? 5 लाख रुपए, 15 लाख रुपए, 20 लाख रुपए या 25 लाख रुपए। तो जिसे छोटा निवेश कहा जाता है वह 25 लाख रुपए। नेक्स्ट है, तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट से पता चला कि 2004-05 में भारत की गरीबी, जिसे उस समय 27% मापा गया था, वास्तव में 10% से अधिक बढ़ गया है और वास्तविक गरीबी 37% थी। भारत में इन दो विरोधाभासी मापों के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा कारण है?
ए है उस समय एकत्र किए गए आंकड़ों में एक विसंगत थी, और बी है नई गरीबी रेखा स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे कैलोरी जैसी वस्तुओं और सेवाओं का व्यापक पहुंच गरीबों तक मापी गई। तो यही हमारा बी ऑप्शन ही सही होगा, कैलोरी मापी गई। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस से वित्त मंत्रालय को बजट के संबंध में रसीदों और व्यय के रुझानों की हर तिमाही की समीक्षा करने और संसद के दोनों सदनों के समक्ष इसे रखने की आवश्यकता है? ऑप्शन ए है भारत का संविधान, राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2003, प्रत्येक वर्ष का वित्तीय अधिनियम और राष्ट्रपति का अध्यादेश। तो जिसे रखने की आवश्यकता है वो ऑप्शन बी सही है, राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2003। निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। नंबर 1 है केंद्र सरकार, नंबर 2 है राज्य सरकार। इनमें से कौन सी अनुसूचित कार्य योजना में नियोजित श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी की समीक्षा और संशोधन करने की जिम्मेदारी है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, इनमें से कोई नहीं, तो केवल दो, अर्थात केवल राज्य सरकार को। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूर्ण रूप से असत्य नहीं है? पूर्ण रूप से असत्य नहीं है। ऑप्शन ए है मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि से हमेशा मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है। मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि में हमेशा मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है, सत्य नहीं है। हाँ, मुद्रास्फीति तब होती है जब धन का मूल्य घटता है। मुद्रा जब लागत में हुई वृद्धि को कवर करने की कीमतों में वृद्धि होती है तो इसे लागत मुद्रास्फीति पैदा होती है। और मुद्रास्फीति देश के भीतर आय को पुनर्वितरण का अवसर होगा। जो इसमें सही है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि से हमेशा मुद्रास्फीति उत्पन्न होगी। नेक्स्ट है, भारतीय अर्थव्यवस्था में कोर सेक्टर के रूप में कितने महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे क्षेत्रों को जाना जाता है जिनका औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP डेटा के लिए उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है 6, 7, 8, 9। तो जो यहाँ सही है वो है हमारा 8। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा डॉक्टर NC सक्सेना समिति किस पर सलाह देने के लिए बनाई गई थी? ऑप्शन ए है, मतलब कथन 1 है BPL जनगणना के लिए उपयुक्त पद्धति, गरीबी का आकलन। कौन सा सही होगा? तो इसमें सही होगा केवल एक, BPL जनगणना के लिए उपयुक्त पद्धति बताने के लिए NC सक्सेना समिति बनाई गई थी। वित्तीय क्षेत्र विधान सुधार आयोग का अध्यक्ष कौन था? जस्टिस BN सक्सेना, जस्टिस देवी प्रसाद पाल, प्रोफेसर YH मालेगाम या जस्टिस शिवराज V पाटिल। तो जो इसमें सही हैं वो हैं BN श्रीकृष्ण, जिन्हें 24 मार्च 2011 को वित्त मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया। विधान सुधार और इसके अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के चीफ न्यायाधीश BN श्रीकृष्ण रहे। 20 सूत्री कार्यक्रम का पुनर्स्थापना कब हुई या कब पुनर्स्थापन किया गया? 2005, 2007, 2008 और 2009। जो इसमें सही है वो है 2007। 20 सूत्री कार्यक्रम को 2007 में पुनर्स्थापित किया गया। नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क निम्न में से किसके लिए ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करेगा? ऑप्शन ए है नगर निगम, बी है ग्राम पंचायत, सी है पंचायत समिति या डी है नगर पालिका। तो जो इसमें सही है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, ग्राम पंचायत। निम्नलिखित में से
कौन म्यूचुअल फंड्स को विनियमित करता है? कौन म्यूचुअल फंड्स को विनियमित करता है? आरबीआई, सेबी, एसबीआई या इनमें से कोई नहीं? तो सेबी म्यूचुअल फंड को नियंत्रित करता है, जिसे कहते हैं भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। इसकी स्थापना सन 1992 को हुई 12 अप्रैल के दिन। वित्तीय जिम्मेदारी और बजट प्रबंधन अधिनियम का प्रमुख उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए है राजकोषीय लाभ हासिल करना, राजस्व घाटे को खत्म करना, राजकोषीय घाटे को खत्म करना या इनमें से कोई नहीं। तो जो सही है वो है राजस्व घाटे को खत्म करना। वित्तीय जिम्मेदारी और प्रबंधन बजट अधिनियम 2003 में लागू हुआ। इसका उद्देश्य राजस्व घाटे को खत्म करना था। गहन कृषि विकास कार्यक्रम IADP और सामुदायिक विकास कार्यक्रम CDP के बीच निम्नलिखित में से कौन सा अंतर है? जब इनके अंतर की बात आती है तो इसमें CDP एक सामान्य विकास कार्यक्रम था, जबकि IADP एक क्षेत्रीय विकास योजना थी। ऑप्शन बी सही होगा। भारत की समुद्री उत्पादों के लिए भारत का सबसे बड़ा बाजार कौन सा है? ऑप्शन ए है USA, बी है EU मीन्स यूरोपियन यूनियन, सी है फ्रांस और डी है जापान। आप अपना उत्तर इसमें जरूर दीजिएगा। बहुत बढ़िया प्रश्न है। इसमें ऑप्शन सही है बी, यूरोपीय यूनियन। भारत के समुद्री उत्पाद के लिए भारत का सबसे बड़ा बाजार यूरोपियन यूनियन ही है। निम्न में से कौन सा शब्द आमतौर पर भारत के बजट से जुड़ा नहीं है? ऑप्शन ए है परिणाम बजट, बी है लिंग बजट, सी है कठोर बजट और डी है सकल बजटीय समर्थन। तो जो हमारा नहीं है वो कठोर बजट। भारत कठोरता का काम करता ही कहाँ है। निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। नंबर 1 है तरल समायोजन सुविधा, 2 है मुद्रा का अवमूल्यन, 3 है खुला बाजार परिचालन और इनमें से कौन सा वित्तीय उपाय है? केवल 1, केवल 2, केवल 3, 1, 2 और 3 कौन सा सही होगा? तो इसमें जान लें केवल 2 सही है हमारा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात मुद्रा का अवमूल्यन। हवाला लेन देन भारत में किस अधिनियम के अंतर्गत बंद है? हवाला किस अधिनियम के अंतर्गत बंद है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है UPSC दृष्टिकोण से। ऑप्शन ए है फेरा, बी है फेमा, सी है FRBMA और डी है अफस्पा। जो इसमें सही है वो है हमारा फेमा, ऑप्शन बी, जिसको कहते हैं फॉरेन करेंसी मैनेजमेंट एक्ट। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम में हवाला लेन देन बंद है। इसको जो यह नियम बनाया गया था 1999 सन 1999 में। भारत का पहला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है, जिसे हम सेज के नाम से भी जानते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन? भारत का पहला, बढ़िया प्रश्न है। इंदौर, अहमदाबाद, सूरत, इंदौर या जयपुर? इसमें हमारा इंदौर सही होगा। जो पहला बनाया गया वो इंदौर अर्थात MP का शहर है इंदौर, जहां बनाया गया। ग्राम अनाज बैंक योजना कौन से मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाती है? ऑप्शन ए है कृषि मंत्रालय, बी है ग्रामीण विकास मंत्रालय, सी है ग्राम अनाज बैंक योजना और डी है जनजातीय मामले। तो ये क्रियान्वित की जाती ग्राम अनाज बैंक योजना कौन से मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित की जाती है? बनाया गया यह जनजातीय मामले मंत्रालय द्वारा सन 1997 में शुरू की गई, अर्थात इसमें जो सही है हमारा वो डी होगा, क्योंकि ये 1997 में योजना चालू की गई। निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए।
कृषि, छोटे पैमाने के उद्योग, कॉटेज, गांव उद्योग, शहरी हस्तशिल्प उद्योग। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को किसे कर्ज देने के लिए की गई थी? एक को, एक दो को, एक दो तीन या एक दो तीन चार को। तो यहाँ जो सही होगा वो ऑप्शन सी सही होगा, एक दो और तीन। इसके तहत कृषि क्षेत्र, छोटे पैमाने के उद्योग, कॉटेज और गांव उद्योग के लिए यह योजना शुरू की गई। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित समितियों में से किसकी सिफारिश पर स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से में पुनर्गठन किया गया? सुरेश तेंदुलकर समिति, राधा कृष्ण समिति, YSP थोराट समिति या उषा थोराट समिति? जो इसमें सही है वो है राधा कृष्ण समिति। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा आय पर निर्भर है। किस पर निर्भर? 2004 क्रय शक्ति समता में $1 प्रतिदिन, 2005 क्रय क्षमता $1.25 प्रति डॉलर, 2007 में क्रय शक्ति समता में $1 प्रतिदिन, 2008 क्रय शक्ति समानता में $1.25 प्रतिदिन डॉलर। कौन सा इसमें सही होगा? तो 2005 क्रय शक्ति में समानता 1.25 पर डे। भारत में डॉलर रुपया विनिमय दर किस पर निर्भर करती है? सरकारी नियंत्रण पर, मांग आपूर्ति संतुलन पर, RBI की मौद्रिक नीति पर? किस पर? तो जो सही होगा वो होगा मांग आपूर्ति संतुलन, अर्थात केवल 2 सही होगा। पर्यटन से उत्पन्न आय को निम्नलिखित में से किसमें रखा जाता है? अदृश्य आयात, अदृश्य निर्यात, दृश्य आयात या दृश्य निर्यात? इसे हम अदृश्य निर्यात के तहत रखते हैं जो पर्यटन से आय आती है। खाद्य कूपन का विचार किसने दिया था? खाद्य कूपन का विचार किसने दिया? बढ़िया प्रश्न है। सी रंगराजन, वी सुब्बा राव, नंदन नीलकर्णी और कौशिक बसु। खाद्य कूपन योजना कौशिक बसु द्वारा दी गई थी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क उस गांव को लागू की जाती है जिसकी जनसंख्या निम्नलिखित में से किससे अधिक होनी चाहिए? बढ़िया प्रश्न है। उस गांव को जिसकी जनसंख्या 500 से अधिक हो। यह योजना कब शुरू की गई? यह योजना सन 2000 में शुरू की गई थी। 500 से अधिक आबादी वाले गांव को जोड़ती है। अगर सरकार RBI द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों के खिलाफ ताजा मुद्रित धन खर्च करने का विकल्प चुनती है तो इससे निम्नलिखित में से किस में रखा जाना चाहिए? वित्तीय समायोजन, घाटा वित्त पोषण, अनिवार्य खर्च या इनमें से कोई नहीं? तो जो इसे रखा जाना चाहिए वो रखा जाना चाहिए घाटा वित्त पोषण। ऑप्शन बी सही होगा। निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। और नंबर 1 है औद्योगिक कर्मचारियों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, कृषि मजदूरों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ग्रामीण मजदूरों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। इनमें से क्या राज्यों में गरीबी के मापन के लिए लकड़ वाला फार्मूला में प्रयोग किया जाता है? कौन सा है जो फार्मूला लकड़वाला जी द्वारा दिया गया? तो उनके द्वारा जो दिया गया फार्मूला है वो है पहला और दूसरा। मीन्स शहरी गरीबी को CPIL और ग्रामीण गरीबी लकड़वाला ने 2 सूचकों का प्रयोग किया था। नेक्स्ट है वित्तीय क्षेत्र आकलन कार्यक्रम, जिसे कहते हैं FSAP, एक देश के वित्तीय क्षेत्र का एक व्यापक और गहन विश्लेषण है। यह कार्यक्रम निम्नलिखित में से किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, G20, विश्व आर्थिक फोरम या विश्व बैंक? तो यह जो है ये IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा चालू किया जाता है और यह 1999 में लॉन्च किया गया।
महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना में महिलाओं का न्यूनतम अनुपात क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए है 25%, बी 30%, सी 40% और डी 50%। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसमें है 30%। निम्नलिखित में से कौन सी योजना स्वकार्य समूहों को मदद करने के लिए की गई है? नरेगा, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती रोजगार योजना या इनमें से कोई नहीं? तो ये है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। निम्नलिखित में से किसने ग्रोथ एंड फाइनेंस नामक पुस्तक लिखी? ऑप्शन ए है विमल जैन, के सुब्बा राव, सी रंगराजन और डी अमर्त्य सेन। तो जो लिखी है वो लिखी है सी रंगराजन ने। ये भारत के एक माने जाने अर्थशास्त्री रहे। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक पहचान किए गए ग्रामीण गरीब परिवार में कम से कम एक सदस्य, अधिमानतः एक महिला को निम्नलिखित नेटवर्क योजना या सुविधा में से किसके बीच समय समय पर लाया जाए? मनरेगा, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, वित्तीय समावेशन या खाद्य सुरक्षा? तो इसके तहत है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। नेक्स्ट है COFEPOSA, इसको कहते हैं कोफेपोसा की स्थापना किस उद्देश्य से हुई? तो जो इसकी स्थापना की गई वह की गई थी तस्करी को रोकने और विदेशी मुद्रा को बचाने के लिए इसकी स्थापना की गई। और जो इसकी स्थापना की गई वह 1974 ईस्वी में की गई। भारत में 1000 और 5000 तथा 10,000 रुपए के नोट आज़ादी के बाद दोबारा कब शुरू किए गए? बहुत बढ़िया प्रश्न है। और यूपीएससी, रेलवे, एसएससी समझ दृष्टिकोण से कि 1000, 5000 और 10,000 रुपए के नोट कब पुनः शुरू किए गए? 1950, 1954, 1958 और 1962। जो पुनः शुरू किए गए वो है 1954, 1954 में पुनः शुरू किए गए। और 5000 तथा 10,000 के नोट तो बंद भी कर दिए गए। तो फिर प्रश्न बनता है इन नोटों को बंद कब किया गया? शुरू तो 1954 में हुए, लेकिन जब बंद किया गया तो वो था 1978 में बंद कर दिए गए। ये दोनों प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, याद रखना। भारतीय रिजर्व बैंक अंतिम उपाय LOLR के ऋणदाता के रूप में काम करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? RBI कठिनाइयों के समय वाणिज्यिक बैंकों की सभी मांगों को पूरा करता है। RBI कठिनाई के समय वाणिज्यिक बैंक की सभी उचित मांगों को पूरा करता है। RBI केंद्र और राज्यों में सरकार को अंतिम ऋणदाता है। RBI बैंकों और राज्यों में सरकारों को ऋण प्रदान करता है। तो इसमें जो ऑप्शन सही है वो है बी, कि RBI कठिनाइयों के समय वाणिज्यिक बैंकों को उचित मांगों को पूरा करता है। जब कठिन दौर आता है, जब बैंक का NPA गिर रहा हो या देश में कोई बड़ी समस्या आ जाए जिससे बैंकें जूझ रही हों, तब। व्यापार और आर्थिक संबंध समिति TERC की अध्यक्षता कौन करता है? एक है नंबर ए प्रधानमंत्री, बी वित्त मंत्री, सी वाणिज्य मंत्री या डी वित्त सचिव। तो याद रखेंगे, व्यापार और आर्थिक संबंध समिति TERC की अध्यक्षता जो करता है वो करता है आपका प्रधानमंत्री। कौन करता है? प्रधानमंत्री। हो सकता है प्रधानमंत्री अपना प्रतिनिधि बनाकर वित्त मंत्री को भेज दे। और इसकी स्थापना 2005 में की गई। निम्नलिखित में से पर ध्यान दीजिए। नंबर 1 है नागालैंड भारत का पहला राज्य था जिसने अपनी खुद की बांस नीति शुरू की थी। नंबर 2 है कृषि मंत्रालय ने अपने समग्र विकास खेती और बांस आधारित उत्पादों के लिए औद्योगिकियों और अनुप्रयोगों के विकास के लिए राष्ट्रीय बांस मिशन NBM
नेशनल बंबू मिशन और बांस आवेदन पर राष्ट्रीय मिशन शुरू किया है। बांस लोचन या ताबशीर मांग बांसलोचन या ताबसीर मांग की कुछ प्रजातियों से प्राप्त होता है। इनमें से कौन सा कथन हमारा सही होगा? तो इसमें जो सही है वो है 1 और 3। सही होगा वो कौन होगा? 1 और 3, ऑप्शन बी। राष्ट्रीय बांस मिशन जो शुरू किया गया वो 2006-7 में शुरू किया गया, 6-7 में शुरू किया गया। और इसकी यह जो है इसकी बढ़ावा के लिए बांस के बराबर कार्यरत और क्रियाशील है। निम्नलिखित में से कौन सी सरकारी कंपनी का प्राइवेटीकरण सबसे पहले हुआ? ऑप्शन ए है होटल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय रसायन उर्वरक लिमिटेड, मारुति उद्योग लिमिटेड या आधुनिक खाद्य उद्योग लिमिटेड। तो जो इसमें सही है वो है मारुति उद्योग लिमिटेड का आधुनिकीकरण सबसे पहले हुआ। इसकी स्थापना सन 1981 ईस्वी में हुई थी। राष्ट्रीय निवेश निधि की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय निवेश निधि की स्थापना कब हुई? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 2002, 2004, 2005 या 2007। इसमें जो सही है वो है 2005। CCEA आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने राष्ट्रीय निवेश निधि की स्थापना जो की थी वो 2005 में की। नॉर्वे की मुद्रा क्या है? नॉर्वे की मुद्रा क्या है? तो बिल्कुल साफ साफ है नॉर्वेजियन डॉलर। इसकी नॉर्वे की मुद्रा नॉर्वेजियन क्रोन है। क्या है? नॉर्वेजियन क्रोन। इसकी स्थापना जो हुई वो सन 1875 में हुई, जब से नॉर्वेजियन क्रोन चल रहा है। यदि भारतीय रिजर्व बैंक नगद भंडारण वाणिज्यिक बैंकों को बढ़ाना चाहता है तो निम्नलिखित में से कौन सा सबसे संभावित कदम उठाएगा? अपने भंडार में सोना जारी करना, खुले बाजार में बॉन्ड खरीदना, एक्सचेंज के बिल को शामिल करने वाले लेन देन को रोकना या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सबसे जो सही है वो है खुले बाजार में बॉन्ड खरीदना। निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रास्फीति विरोधी उपाय नहीं है? ऑप्शन 1 है बैंक दर बढ़ाना, रिजर्व अनुपात आवश्यकताओं को बढ़ाना, ओपन मार्केट में सुरक्षाएं खरीदना, क्रेडिट का राशनिंग। जो इसमें सही है वो है हमारा ऑप्शन सी, ओपन मार्केट में सुरक्षाएं खरीदना। भारत में सबसे ज्यादा निर्यात होने वाला समुद्री खाद्य पदार्थ कौन सा है? जमी हुई मछली, जमे हुए झींगा, जमे हुए क्रेप्स या सिफेलोपोड। तो जो सबसे ज्यादा समुद्री पदार्थ इसका निर्यात होता है वो है जमे हुए झींगा मछली। निम्नलिखित कारणों पर विचार करें कि भारत वित्तीय कार्यवाही बल का नियमित सदस्य क्यों बन गया। नंबर 1 है इससे भारत का आतंकवाद से लड़ने और आतंकवादी धन का पता लगाने की क्षमता बनाने में मदद मिलेगी। यह भारत को मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्त पोषण अपराधों को सफलतापूर्वक जांच और मुकदमा चलाने में मदद करेगा। इससे भारत को अंतर्राष्ट्रीय अनुदान और सहायता के लिए अधिक पहुंच प्राप्त करने में मदद मिलेगी। इनमें से कौन सा कारण सही है? तो इसमें सही है केवल पहला और दूसरा। निम्नलिखित देश में कौन सा देश इस देश में भारत में FDI के संदर्भ में भारतीय अर्थव्यवस्था में राउंड ट्रिपिंग से संबंधित सबसे अधिक समस्याएं पैदा करता है? ऑप्शन ए है यूनाइटेड किंगडम, बी फ्रांस, सी मॉरिशस या डी मालदीव। सबसे ज्यादा ट्रिपिंग की समस्या वाला देश है मॉरिशस। सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि
की स्थापना भारत सरकार के किस विभाग के अंतर्गत हुई? उपभोक्ता मामले के विभाग, औद्योगिक नीति के संवर्धन विभाग, दूरसंचार विभाग या आर्थिक मामले के विभाग? तो इसके अंतर्गत दूरसंचार विभाग, ऑप्शन सी सही है। संसद ने 2002 में गांवों को टेलीफोन और इंटरनेट से जोड़ने के लिए सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि को मंजूरी दी। नेक्स्ट है कि सरकार घाटे के वित्त पोषण में अंतिम उपाय के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा उपयोग करती है? बाहरी उधार, आंतरिक उधार, बाहरी अनुदान या नोटों की छपाई? तो इसके लिए नोटों की छपाई की जाती है। सरकार का वित्त पोषण के रूप में अंतिम उपाय के रूप में नोट ही छापती है। निम्नलिखित औद्योगिक नीति संकल्प कथन में से कौन सा विकास के महालनोबिस मॉडल पर आधारित है? औद्योगिक नीति संकल्प 1956 यही सही है। नेक्स्ट है जिसका पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि BRGF, जिसका उद्देश्य पिछड़े क्षेत्रों को उत्प्रेरित करना है, अगस्त 2004 में CCEA द्वारा अनुमोदित की गई थी। BRGF योजना शुरू में कितने जिलों में शुरू की गई थी? ऑप्शन ए है 200, 225, 250 या 275। तो जो यह योजना शुरू की गई ये प्रारंभ में 250 जिलों में प्रारंभ की गई जो पिछड़े जिले थे। उदार विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली जिसे LERMS कब लॉन्च हुआ? 1980, 1989, 1991 और 1992। तो 1992 में लॉन्च किया गया जो 1 मार्च 1992 को लॉन्च हुआ। भुगतान संतुलन के संदर्भ में मर्चेंडाइज निर्यात जो विदेशों में माल की बिक्री का संदर्भ देता है निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसमें जो ऑप्शन सही है वो हमारा ए सही होगा, जिसे चालू खाते में क्रेडिट प्रविष्टि के नाम से जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 के प्रवर्तन और भारत में धन शोधन अधिनियम 2002 की रोकथाम के लिए जिम्मेदार है? तो वो है हमारा प्रवर्तन निदेशालय जिसके अंतर्गत राजस्व विभाग आता है। भारत में किस राज्य में सर्वाधिक निर्यात उन्मुख इकाइयां हैं? बहुत बढ़िया प्रश्न है। ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक या इनमें से कोई नहीं। तो सर्वाधिक निर्यात उन्मुख इकाइयों वाला राज्य कर्नाटक है। एक कंपनी मणिपुर में एक मल्टी उत्पाद विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करना चाहती है। उस सेज के लिए अनुमोदन प्राप्त करने के लिए इस कंपनी को न्यूनतम कितना क्षेत्र चाहिए? ऐसे तो 5000 हेक्टेयर चाहिए, लेकिन मणिपुर एक पहाड़ी राज्य इसलिए इसे न्यूनतम जो क्षेत्र चाहिए वो 200 हेक्टेयर का चाहिए। कृषि योग्य कमांड क्षेत्र की गणना का क्या प्रयोग है? ऑप्शन ए है भूमि विकास योजना की तैयारी, एक सिंचाई योजना की तैयारी, एक नई फसलों के परिचय के लिए एक योजना की तैयारी या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ आपका ऑप्शन बी सही होगा, एक सिंचाई योजना की तैयारी। नेक्स्ट है बीज फसल बीमा योजना किस वित्तीय वर्ष में शुरू की गई थी? ऑप्शन ए 1999, 2000, 2001, 2002 या 2002-2003। जो इसमें सही है वो है 1999-2000, ऑप्शन ए। यह बीमा कंपनी कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड द्वारा शुरू की गई योजना 1999-2000 में है। ठीक है दोस्तों, तो आपको यदि हमारा ये वीडियो पसंद आया है
तो लाइक करें। कमेंट आपने सारे क्वेश्चन किए होंगे, नहीं किया है तो ज़रूर करें। और आप कोई भी अपना सुझाव भी हमें आमंत्रित कर सकते हैं। यह पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और सब्सक्राइब यदि ना किया हो तो ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे आपको सारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट और नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहेंगी। ठीक है दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।